क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पौधों का यह ढेर जिसे आप फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, असल में छिपा हुआ सोना है, या आपकी अगली फसल के लिए एक टाइम बम? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हर साल हजारों माली एक ही गलती करते हैं, जिससे उन्हें अगले सीजन में आधी फसल का नुकसान होता है। आज हम हमेशा के लिए उस पुराने सवाल का जवाब देंगे। फसल काटने के बाद बचे हुए पौधों के अवशेषों का क्या करें? उन्हें खाद बनाएं, जला दें या बस फेंक दें? मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप इन बेकार दिखने वाले हरे ढेरों को एक नए नजरिए से देखेंगे और शायद यह भी समझेंगे कि सालों से आप कौन सी बड़ी गलती कर रहे थे। पहले हमारी दादी नानी के जमाने में सब कुछ आसान था। फसल काटी जाती थी और पत्तों को एक ड्रम में जला दिया जाता था। राख खाद बन जाती थी और सारी बीमारियां और कीट आग में जल जाते थे। सरल और प्रभावी। लेकिन आज कई क्षेत्रों में खेतों या बगीचों में कचरा जलाना या तो मना है या उस पर सख्त पाबंदी है। साथ ही पर्यावरणविद भी धुएं के नुकसान के बारे में ज्यादा बात करने लगे हैं। तो यहीं से माली की सबसे बड़ी शरद, रथू की दुविधा पैदा हुई। फसल के अवशेषों का निपटान सुरक्षित, कानूनी और बागवानी के लिए लाभकारी तरीके से कैसे करें? चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे लोकप्रिय और पहली नजर में सबसे सही विकल्प से शुरुआत करते हैं, कंपोस्टिंग। अब इसमें क्या बुराई है? यह विचार तो कमाल का है। हम पौधों का वो कचरा लेते हैं जिसे वैसे भी कहीं ना कहीं डालना ही है, उसे एक ढेर में इकट्ठा करते हैं और एक दो साल में हमें अपनी क्यारियों के लिए मुफ्त प्राकृतिक काला सोना मिल जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, किफायती है और मिट्टी भी हमें धन्यवाद कहती है। सुनने में यह एक आदर्श योजना लगती है ना? लेकिन यहीं पर जैविक पदार्थों के इस गर्म और आरामदायक ढेर में असली चाल छिपी हुई है। डंठलों और पत्तों के साथ हम कंपोस्ट में एक अदृश्य दुश्मन को भी भेज देते हैं। ये फंगल बीमारियों के बीजाणु होते हैं और उनमें सबसे प्रमुख, जो सभी बागवानों का असली दुश्मन है, वो है फाइटोफथोरा या झुलसा रोग। क्या आपको लगता है कि सर्दियों में ये सब सड़गल जाएगा और बेअसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर घर के बगीचे में बना कंपोस्ट का ढेर उन तापमानों तक शायद ही कभी गर्म हो पाता है जो इन प्रतिरोधी बीजाणुओं को नष्ट कर सके। असल में हम उनके लिए एक आदर्श इंक्यूबेटर तैयार कर रहे होते हैं। वे आराम से सर्दियों में रहते हैं, प्रजनन करते हैं और वसंत में उसी बेहतरीन कंपोस्ट के साथ आप अपने ही हाथों से इस बीमारी को पूरे खेत में फैला देंगे, सीधे आपके युवा और स्वस्थ पौधों तक। एक जरूरी बात गांठ बांध लें। आलू और टमाटर के पौधों के ऊपरी हिस्से, बेलों को कभी भी अपने सामान्य कंपोस्ट में न डालें, बशर्ते आपको उनके सॉर्ट पेटे से स्वस्थ होने का पूरा यकीन न हो। और सच कहूं तो हम में से कौन इतना पक्का कह सकता है? भले ही पत्तों पर कोई दाग धब्बे न दिखे, पर बीमारी अंदर ही अंदर पनप रही हो सकती है। अब एक ऐसे लोकप्रिय मिथक को तोड़ते हैं जो मैं हर साल सुनता हूं। अरे सर्दियों में तो सब कुछ जमकर मर जाएगा। अफसोस मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक खतरनाक गलत फहमी है। फाइटोफथोरा, आलू का पछेता झुलसा रोग और ऐसे ही कई दूसरे फंगस के बीजाणु, स्पोर्स, तो जीवित रहने के असली माहिर होते हैं। वे कंपोस्ट के ढेर में आराम से सर्दी बिता लेते हैं और बड़े धैर्य से अपने मौके का इंतजार करते हैं, ताकि पहली गर्माहट मिलते ही वे फिर से हमला बोल सके। और बात यही खत्म नहीं होती। बीमारियों के अलावा इन्हीं बेलों में कीट भी अपनी सर्दियां बिताते हैं, जैसे कोलोराडो आलू के भृंग के लार्वा, एफिड के अंडे या कटवर्म के प्यूपा। वसंत में जब आप इस पौष्टिक कंपोस्ट को अपनी क्यारियों में डालेंगे, तो आप अनजाने में ही इन लालची कीटों को भी खुशी खुशी अपने खेत में वापस बुला लेंगे। तो समझिए, बीमार बेलों से बना कंपोस्ट खाद नहीं, बल्कि आपकी आने वाली फसल के लिए एक असली जैविक बम है। लेकिन क्या अब हर तरह की पौधों की पत्तियां हमारी दुश्मन नंबर 1 बन गई है? बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर भी है। कई ऐसे पौधों के अवशेष हैं जिन्हें सिर्फ कंपोस्ट में डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि पोषक खाद बनाने के लिए डालना जरूरी है।
सबसे पहले गाजर, चुकंदर, मूली और डाइकॉन जैसी जड़ वाली सब्जियों की स्वस्थ पत्तियां इसमें शामिल हैं। ये पौधे उन गंभीर बीमारियों से बहुत कम प्रभावित होते हैं जो आमतौर पर बैंगन, टमाटर जैसे सोलेनेसी, सोलानाकी परिवार के पौधों को लगती है। मटर और फलियों जैसी दाल वाली फसलों के अवशेषों को भी बेझिझक कंपोस्ट के ढेर में डाल दें। ये न केवल जैविक पदार्थ देंगे, बल्कि भविष्य की कंपोस्ट को नाइट्रोजन से भी समृद्ध करेंगे। तोरी, कद्दू और पेटीपन स्क्वैश की पत्तियां भी बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त के साथ। उन पर पाउडरी मिल्ड्यू, सफेद फफूंद का जरा भी निशान नहीं होना चाहिए। यदि आप उन पर सफेद फफूंद का कोई भी लक्षण देखते हैं, तो ऐसी पत्तियों को कंपोस्ट में बिल्कुल न डालें। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नियम अपरिवर्तित रहता है। कंपोस्ट में डालने से पहले पत्तियों की सावधानी पूर्वक जांच। स्वस्थ हरी पत्तियां हमारी दोस्त हैं, जबकि बीमार पत्तियां एक खतरनाक दुश्मन। अब आग के बारे में बात करते हैं। यदि खाद्य बनाना एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, तो जलाना एक सीधा और निर्णायक समाधान है। यह एक पुराना आजमाया हुआ तरीका है जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। इसका सबसे बड़ा और निर्विवाद फायदा बीमारियों और कीटों से 100% छुटकारा दिलाना है। आग किसी को बख्शती नहीं। फंगस के बीजाणु, बैक्टीरिया, कीटों के अंडे और लार्वा, सब कुछ पूरी तरह से हानिरहित, जीवाणु रहित राख में बदल जाता है। यदि आप फाइटोफथोरा या पाउडरी मिल्ड्यू जैसे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो जलाना ही लगभग एकमात्र ऐसा सुनिश्चित तरीका है जिससे यह समस्या अगले सीजन में दोबारा नहीं पनपेगी। इतना ही नहीं, फसल के अवशेषों को जलाने के बाद जो राख बचती है, वह सिर्फ कचरा नहीं है। यह एक अनमोल गाढ़ा पोटेशियम फास्फोरस उर्वरक है जिसमें क्लोरीन नहीं होता, और यह मिट्टी की अम्लता को प्रभावी ढंग से कम करता है। तो पहली नजर में जलाना एक आदर्श विकल्प लगता है, तेज, विश्वसनीय और फायदेमंद भी। लेकिन माचिस जलाने की जल्दी न करें, क्योंकि इस तरीके के कुछ बहुत बड़े नुकसान भी हैं। हालांकि इस तरीके से आग लगाने के दो बड़े नुकसान भी हैं जो इसके सभी फायदों पर भारी पड़ सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कानून और सुरक्षा। आजकल ज्यादातर जगहों पर अपने खेतों या बागानों में खुली आग जलाना या तो पूरी तरह से मना है, या इसके लिए बहुत कड़े नियम और कानून लागू होते हैं। आपको इमारतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी, आग बुझाने का सामान पास में रखना होगा, और ऐसा केवल हवा रहित मौसम में ही किया जा सकता है। इन नियमों के उल्लंघन पर बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। दूसरा नुकसान है आपके पड़ोसी और पर्यावरण। गीले पत्तों और टहनियों से निकलने वाला तेज और घना धुआं शायद ही किसी को पसंद आएगा। ये गंभीर विवादों का कारण बन सकता है, और पर्यावरण के लिए भी यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन एक और नुकसान है जो इतना साफ दिखाई नहीं देता। पत्तों को जलाने से हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं, जैविक पदार्थ। हम उस संभावित खाद या ह्यूमस को, जो मिट्टी की बनावट को सुधार कर उसे भुरभुरी और ज्यादा नमी सोखने वाली बना सकता था, सिर्फ मुट्ठी भर खनिजों में बदल देते हैं। एक तरह से हम अपनी जमीन की उर्वरता के लिए जरूरी निर्माण सामग्री को ही हवा में उड़ा देते हैं। ठीक है, खाद बनाना जोखिम भरा है, जलाना मुश्किल। तो फिर क्या रास्ता बचता है? तीसरा रास्ता, जो सबसे आसान और स्पष्ट है, कचरा हटाना। सारे पौधों के कचरे को मजबूत बोरों में इकट्ठा करके गाड़ी में भरकर पास के कचरा डंप या जैविक कचरे के विशेष कंटेनर में भेज देना। समस्या झटपट और बिना किसी परेशानी के हल हो जाती है। बीमारियों की चिंता नहीं, आग जलाने पर जुर्माने का डर नहीं, और खाद्य पकने के लिए 1 साल इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। मगर आइए सच्चाई का सामना करें। यह समाधान सिर्फ पहली नजर में ही इतना आसान लगता है। पहला, आप अपने संसाधन खर्च करते हैं। कचरा इकट्ठा करने और पैक करने में ताकत, परिवार के साथ बिताने वाला समय, और पेट्रोल या कचरा उठाने की सेवाओं पर पैसा। दूसरा, यह सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका नहीं है। हम बस जैविक कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जहां वह कचरा गाह में बेकार सड़ेगा और मीथेन गैस छोड़ेगा। और तीसरा,
जो सबसे दुखद है, हम अपनी जमीन को एक अनमोल संसाधन से वंचित कर देते हैं। निकाल फेंके गए पौधों के कचरे का हर बोरा संभावित उर्वरता का एक बोरा है, जिसे हम अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। तो कचरा हटाना समस्या का समाधान कम, बल्कि इससे छुटकारा पाने का एक तरीका ज्यादा है, जिसमें हम संभावित फायदे से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक चौथा लगभग अनसुना तरीका भी मौजूद है? ये एक ऐसा तरीका है जो खाद बनाने के फायदों और जलाने की सुरक्षा दोनों को जोड़ता है। यह टमाटर और आलू के पौधों से निकलने वाले संभावित खतरनाक कचरे, जैसे पत्तियां और तने, के सुरक्षित निपटान के लिए एकदम सही है। हम बात कर रहे हैं ट्रेंच कंपोस्टिंग की, या इसे गर्म क्यारियां बनाना भी कहते हैं। अक्सर सबसे अच्छे तरीके सरल ही होते हैं। आप भविष्य की क्यारियों के लिए एक जगह चुनते हैं, जैसे खीरे या तोरी के लिए, और वहां लगभग 2 फावड़े की गहराई तक एक खाई खोदते हैं। इस खाई की तलहटी में आप इकट्ठा की गई सभी पत्तियों और तनों को कसकर बिछा देते हैं। आप उन्हें थोड़ा दबा भी सकते हैं। फिर ऊपर से आप इसे खोदी हुई मिट्टी से ढक देते हैं। आगे क्या होता है? गहराई में ऑक्सीजन के बिना पूरी तरह से अलग तरह की अपघटन प्रक्रियाएं शुरू होती है, जिन्हें अवायवीय एनाएरोबिक कहा जाता है। फाइटोफ्थोरा, लेट ब्लाइट के बीजाणुओं सहित अधिकांश रोगजनक ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाते हैं। वे हवा के बिना जीवन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। इस बीच जैविक पदार्थ धीरे धीरे सड़ता है, सीधे उन पौधों की जड़ों तक गर्मी और पोषक तत्व छोड़ता है, जिन्हें आप अगली वसंत ऋतु में यहां लगाएंगे। इस तरह आप अपने पौधों के कचरे का निपटान भी कर देते हैं, बीमारियों से भी छुटकारा पा लेते हैं, और आने वाले मौसम के लिए एक सुपर पोषक गर्म क्यारी भी बना लेते हैं। पौधों के स्वस्थ ऊपरी हिस्सों का अधिकतम और तेजी से उपयोग करने का एक और तरीका है उन्हें बारीक टुकड़ों में काटना। यदि आपके पास गार्डन श्रेडर है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो आप पत्तियों को लॉन में फैलाकर उन पर कई बार लॉन मूवर चला सकते हैं। इस बारीक कटी हुई हरी सामग्री, जिसे कतरन भी कहते हैं, का कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले यह सर्दियों से पहले की गई बुवाई, जैसे लहसुन के लिए, या पेड़ों और झाड़ियों के तनों के आसपास की जगह के लिए एक आदर्श मल्च है। यह बारीक कटी हुई सामग्री सर्दियों में जल्दी सड़ गल जाएगी, मिट्टी को जमने से बचाएगी और उसे जैविक पदार्थों से समृद्ध करेगी। दूसरे, इस बारीक कटी हुई सामग्री को शरद ऋतु में मिट्टी की गुड़ाई करते समय उसमें मिलाया जा सकता है। यह साबुत डंठलों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विघटित होगी और मिट्टी की संरचना में सुधार करेगी। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इस तरीके को वाकई सुरक्षित बनाती है, और वह है इसका उपचार। बारीक कटी हुई पत्तियों का उपयोग करने से पहले उन्हें प्रभावी सूक्ष्म जीवों के घोल से उपचारित करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा या हेबैसिलस वाले उत्पादों से। ये फायदेमंद फंगस और बैक्टीरिया मिट्टी के असली रक्षक हैं। वे रोगजनक सूक्ष्म जीवों के विकास को सक्रिय रूप से दबाते हैं और जैविक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इस तरह आपको दोहरा लाभ मिलता है। यह खाद का काम भी करता है और मिट्टी को जैविक सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि आप अपने दुश्मन यानी बीमारियों को पहचानना सीखें। इससे पहले कि आप यह तय करें कि पौधों के इन अवशेषों को कहां डाला जाए, इनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। तनों और पत्तियों का ध्यान से निरीक्षण करें। हमें क्या देखना चाहिए? टमाटर और आलू के पत्तों और तनों पर कोई भी गहरे या भूरे रंग के धब्बे फाइटोफ्थोरा रोग का लगभग 100% संकेत है। खीरे, तोरी या करौंदे के पत्तों पर सफेद आटे जैसा जमाव खास तौर पर पाउडरी मिल्ड्यू रोग का संकेत है। विभिन्न प्रकार के धब्बे, जंग, रस्ट रोग और बिना किसी स्पष्ट कारण के मुरझाती हुई शाखाएं, ये सभी खतरे के संकेत हैं। ऐसे पौधों के अवशेषों को सामान्य खाद के ढेर में नहीं डालना चाहिए। इसका ठिकाना या तो आग है या फिर कोई गहरी खाई। लेकिन अगर फसल के ये अवशेष साफ, हरे और बिना किसी संदिग्ध धब्बे या परत के दिखते हैं, तो बधाई हो,
आपके हाथ में एक बहुमूल्य जैविक सामग्री है। इसे आप बेझिझक खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्च के लिए बारीक कर सकते हैं या सीधे मिट्टी में मिला सकते हैं। दृश्य पहचान का यह सरल कौशल पौधों के अवशेषों के सही और सुरक्षित निपटान की कुंजी है। इन सभी बातों से एक सुनहरा नियम निकलता है, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये पौधों के अवशेषों के प्रबंधन से संबंधित है। यह नियम कहता है, स्वस्थ वनस्पति का सदुपयोग करें और बीमार या संक्रमित वनस्पति को तुरंत अलग करके नष्ट कर दें। आइए इसे जरा और विस्तार से समझते हैं। सदुपयोग का अर्थ है उसे कंपोस्ट बनाना, मल्चिंग के लिए उपयोग करना, गर्म क्यारियों में डालना या बारीक करके सीधे मिट्टी में मिलाना। ये सभी तरीके हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और भविष्य की फसल के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं अलग करके नष्ट करना का मतलब है कि आप किसी भी बीमारी या संक्रमण को फैलने का जरा भी मौका न दें। इसके लिए आप सुरक्षित तरीके से जला सकते हैं, यदि आपके पास ऐसी सुविधा है और सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है, या फिर उन्हें गहरी खाई में दबा सकते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण रोगजनक मर जाएंगे। और यदि कोई विकल्प न हो, तो उन्हें कचरे के ढेर पर फेंकना ही अंतिम उपाय है। हमें सभी पौधों के अवशेषों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। बिना सोचे समझे सब कुछ एक ढेर में नहीं डालना चाहिए। अलग करो और नियंत्रित करो का सिद्धांत यहां सबसे अच्छा काम करता है। स्वस्थ जैविक पदार्थों को बीमार पदार्थों से अलग करके आप अपने खेत या बगीचे के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से नियंत्रण पालेंगे। तो सबसे बड़ा रहस्य या सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी पौधों की पत्तियां या अवशेष सिर्फ कचरा नहीं है। यह आपके बगीचे के अगले साल के स्वास्थ्य का सूचक है। इन्हें बिना सोचे समझे खाद में डालना अगले साल की फसल के लिए एक टाइम बम बोने जैसा है, जो अगली गर्मियों के ठीक बीच में फट सकता है और आपको बार बार लेट ब्लाइट जैसी बीमारियों से जूझना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने खुद ही उनके लिए सर्दियों में पनपने की आदर्श स्थिति बना दी है। इसके विपरीत पौधों के अवशेषों का सही तरीके से निपटारा करना सिर्फ बोरिंग पतझड़ की सफाई नहीं है, बल्कि यह नए सीजन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कृषि प्रक्रिया है। आप पुरानी चीजों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, बल्कि एक नई स्वस्थ फसल के लिए नींव रख रहे हैं। यह सब कुछ बदल देता है ना? आप सिर्फ सफाई कर्मी नहीं रहते, बल्कि अपने बगीचे के रणनीतिकार बन जाते हैं। तो आइए संक्षेप में समझते हैं। सभी के लिए कोई एक ही तरीका सही नहीं है। अगर पौधों की पत्तियां स्वस्थ हैं, तो खाद, मल्च और गर्म क्यारियां आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर बीमारी के जरा से भी लक्षण दिखे, तो सुरक्षित रूप से जलाना, यदि अनुमति हो, या गहरी खाई में दबाना ही आपका बचाव होगा। और उन्हें बाहर फेंकना सबसे अधिक संक्रमित और खतरनाक अवशेषों के लिए अंतिम उपाय है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास एक स्पष्ट कार्य योजना है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भरपूर फसल के नए रहस्यों को न छोड़ें। और अब आपके लिए मुख्य सवाल, पौधों के अवशेषों के निपटान का कौन सा तरीका आपको अपने लिए सबसे प्रभावी लगता है और क्यों? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें, चर्चा करें और सलाह दें। आइए मिलकर एक आदर्श समाधान खोजें।